आई एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर कि मैं मौजूद हूँ हसनपुर, शहर हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। और जैसे कि शहर हसनपुर का मैंने आपको दिखाया, नगर पालिका परिषद का लिए मैंने कुछ सवाल किए थे और उसी के साथ साथ मैंने हसनपुर के हॉस्पिटल के लिए भी सवाल किए थे। बात मैं शिक्षा की भी करना चाहता हूँ कि हसनपुर में शिक्षा कैसी है और यहाँ पर जो मिली जुली संस्कृति है, 60 से 65 हज़ार की शहर की आबादी है, इस आबादी मिली जुली आबादी के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है। उसके बाद में जो एक माहौल चल रहा है पूरे भारत में कोरोना महामारी का, और इसी के साथ रहन सहन का कि भाई व्यवस्था और में परिवर्तन जो आया है, उससे लोगों का जो दिनचर्या है वो कैसी बनी। तो मैं इन्हीं सभी बातों के साथ शहर काजी के साथ मौजूद हूं और इन सब बातों पर बात रखूंगा। आप बने रहिए और चलते रहिए मेरे साथ। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि मज़ा आएगा आपको भी और एक बेहतर जानकारी आप तक पहुंचेंगी। स्वागत है मुफ्ती कारी साहब आपका भारत न्यूज में। शुक्रिया साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद अहमद साहब। इरशाद अहमद साहब आप शहर काजी हैं? नहीं, मैं सदर जमत उलमा शहर हसनपुर शहर हसनपुर हैं। और खादिमुत तलबा मदरसा अरबिया लतीफ़िया लाल बागूचा हसन। आप काफ़ी अरसे से हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि भाई मुझे शिक्षा के बारे में बात करनी है, तो सबने कहा आप ही का जिक्र किया। मैं बात करना चाह रहा था आपसे शिक्षा को लेकर कि भाई शिक्षा जो है यहाँ पर हसनपुर के अंदर हमने बहुत सी बातों पर यहाँ रोशनी डाली है, पर शिक्षा का स्तर बड़ा पेचीदा मिला है। अब इसमें यह नहीं बहाना बनाया जाए कि भाई लॉकडाउन चल रहा था, बात पहले से चलेगी कि शिक्षा का स्तर हसनपुर का गिरा क्यों रहा। एक तो गुर्बत, दूसरी बात यहाँ पर है कि तालीम के बारे में यहाँ के रहनुमाओं ने और यहाँ के जो सरमायादार हैं और यहाँ के जो सियासतदान हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर किसी भी स्तर पर बात करेंगे तो अधूरी है, चाहे वो तालीम की हो, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो कारखाने की हो, चाहे किसी भी मसले पर हो। यहाँ कोई भी चीज़ कामयाब नहीं है, हर चीज़ अधूरी है। पर मुशायरे तो बड़े अच्छे होते हैं, कव्वालियाँ तो बड़ी अच्छी होती हैं। भाई ये नुमाइश है, ये नुमाइश है और नुमाइश में पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेते हैं। जितना पैसा वहाँ खर्च करते हैं, जितना पैसा तो अपने अस्पतालों में खर्च कर सकते हैं, इतना पैसा अपने मदारिस और स्कूलों पर खर्च कर आप बता दीजिए, इतनी बड़ी आबादी और यहाँ से हज़ारों देहात जुड़े हुए हैं। हाँ। और यहाँ के अस्पताल में ICU नहीं है, अस्पताल की हालत है, यहाँ सही ढंग से डॉक्टर नहीं है। हाँ, वो तो हमें मालूम हुआ है। और महामारी के नाम पे जो डाकाजनी की हुई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कारी साहब, एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, डर क्यों है यहाँ पर? डर, असल बात कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, शरीफ लोग हैं। अब मैं बताता हूँ एक चीज़, आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अभी मैं नाम नहीं खोलूँगा, कि एक दुकान है गोश्त की, गोश्त की दुकान, वो बेचारे बहुत शरीफ और सीधे और सज्जन आदमी, उनके भाई पर मुकदमा है या नहीं है, इस बुनियाद पर दुकान को निरस्त कर दिया गया कि तुम्हारे भाई पे मुकदमा है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई जाके पूछने वाला नहीं है। मैं खुद कोतवाली गया, मैंने कहा भाई ये सीधे साधे लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं और इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, इनकी दुकान को बहाल किया जाए। लेकिन वो निहायत परेशान है, अकेला कमाने वाला परेशान है, लेकिन उनकी दुकान को निरस्त कर, किस बुनियाद पर? कि तुम्हारे भाई पे मुकदमा है, तुम्हारा भाई अपराधी है, इसलिए तुम्हारी दुकान पे बैठा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अरे भाई, अगर मेरी औलाद अपराधी है या मेरे भाई अपराधी है तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो यहाँ आज़ाद है प्रशासन, नहीं बल्कि सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, अधिकारी को खुली छूट दे रखी है गुंडागर्दी की। कैसे छूट? मतलब छूट क्या, आप बताएं सीधा सर। एक दुकान इस बुनियाद पर निरस्त किया जाता है कि तुम्हारे भाई पे मुकदमा है, तो मेरी दुकान क्यों निरस्त होगा? ठीक है कारी साहब, हम जानते हैं इस बात को, शहर है, नगर पालिका परिषद, तहसील, ब्लॉक, कोतवाली, ये सब किसकी हैं? शहर के लोगों की हैं, शहर के लोगों के लिए हैं। इतनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि ये इनकी सुविधाओं का सूत्र है। सुविधाओं का सूत्र, तहसील से क्या होगा? सुविधाएं मिलेंगी। कोतवाली से क्या होगा? थाने से क्या मिलता है? सुविधाएं मिलती हैं। डर नहीं मिलना चाहिए। ये
जो जितनी भी सुविधाओं के सेक्टर चल रहे हैं, क्या हसनपुर के नागरिकों को मालूम है कि ये इनकी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं या इनके डर के लिए बनाए गए हैं? डरने वाला कौन है और सुविधा दे कौन नहीं रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। मैं इस पर जानकारी चाहता हूँ आपसे। डर की बात ये साहब कि इस वक्त जो हक बात बोलेगा वो जेल में जाएगा। डॉक्टर कफील साहब जिसने हक की आवाज़ बुलंद किया, सही बात कही। एक डॉक्टर, हाँ कोर्ट ने छोड़ा, अदालत ने छोड़ा, लेकिन 8 महीने तक जेल की सलाखों में रहा, 5-5 दिन भूखे रहे। उनके ऊपर किस कदर जुल्म किया गया, इसलिए लोग डर रहे हैं। हाँ असल नहीं, डर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन हाँ जो बिल्कुल सीधे तबका जो रक्षा चला रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कानून का, ये जिसके घर में 2 रोटी खाने तक के नहीं है, जिसने कोतवाली देखा ही नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी से मिला ही नहीं है, यहाँ के सियासतदानों ने उनको बेवकूफ़ बनाकर यही सुनना चाह रहा था जी। उनको सियासत जो है जी ये गुलाम बना रही है या आपको पक्षधार बना रही है, यानी कि आपको ताकत दे रही है। आज ये है कि कौम के मुफाद में कोई शख्स काम करने के लिए तैयार नहीं है, हक बात बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिनका जहाँ मुफाद है वो काम कर रहा है। अगर कोई समाजवादी का नेता है तो समाजवादी मुलायम सिंह की बात करेगा, अखिलेश यादव की बात करेगा। कोई मायावती का है तो मायावती के खिलाफ नहीं चल सकता, चाहे आपकी कौम कटे या कुछ भी हो, वो मायावती की बात करेगा। कोई बीजेपी की है तो वो जाकर मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी हैं। अगर कोई कांग्रेस के हैं तो वो राहुल जी की बात करेंगे, सोनिया गांधी की बात करेंगे। बहरहाल वो कौम के उसके सामने सिर्फ पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, उसी बुनियाद पर काम करना है। 3 तलाक का जब मसला आया था साहब, ये तमाम सेकुलर जो सुरमा हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब खामोश थे, सब बैकआउट किया था सबने, इन लोगों ने। चलिए उस पर हमारा टॉपिक बदल जाएगा। 3 तलाक का मुद्दा हम कभी और बात करेंगे, या और जो सियासी मुद्दे होते हैं। मैं शिक्षा की बात को लेकर और थोड़े से डर की बात को लेकर चल रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए हसनपुर जो शहर है 60 से 65 हज़ार की आबादी है यहाँ पर, इस 60 से 65 हज़ार की आबादी में आलिम लोग बड़ा दमखम रखते हैं। मैंने देखा है हसनपुर की आलीशान मस्जिदें, मस्जिदों में AC लगे हैं, बड़े बढ़िया कालीन बिछे हैं। ये सब हो तो फंडिंग से ही रहा है। तब आलिम जितने भी मस्जिदों में इमाम हैं, जुमे की नमाज के वक्त खुतबे में शहर की आवाम को जागरूक क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनियावी बातों में, दीन की बातों का मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनियावी बातों पे कर रहा हूँ, क्योंकि एक आलिम अगर समझाएगा तो उसका संदेश कुछ और जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी सतह पर और उलमा की एक सदर होने के नाते सबकी तरफ से बराबर यहाँ के शहर के लोगों को पता है कि हर मसले पर बेबाक तरीके से मैंने गुफ्तगू की है, मीडिया के द्वारा भी, यूट्यूब के द्वारा भी, ऑनलाइन आकर के भी। मैंने जितनी मुझे कहना है, जितना मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ। और जागरूकता के सवाल रहा कि हमारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अगर कोई इमाम साहब अगर हक बात करने लगे मुसल्ले पर और सही बात करने लगे और वो उसको बताने लगे कि भाई तुम्हारे इस चीज़ में मुफाद हैं, तो उन्हीं में से चंद लोग खड़े होंगे, भाई सियासत की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मिल्लत के मसले होते थे, मस्जिद में मीटिंग हुआ करती थी और मस्जिद से फैसले होते थे। लेकिन आज ये हाल है कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता, बल्कि मस्जिद का मुतवल्ली ये समझता है कि मैं डिक्टेटर हूँ, मैं मालिक हूँ। बल्कि कोई भी मुतवल्ली हो और कोई मुहतमिम हो, कोई ज़िम्मेदार हो, कौम का खादिम होता है, वो उस चीज़ का खादिम होता है, खिदमत गुजार होता है। उसको ये पता नहीं कि इमाम को तनख्वाह, एक बताइए साहब, एक इमाम की तनख्वाह 5,000 रुपये है, उससे पूछे कि तेरे 5,000 रुपये तेरे बेटे को तनख्वाह दूंगा, मेरे घर चपरासी रह कर दिखा दे, वो बैठा रहे सिर्फ 5,000 रुपये में। एक इमाम साहब के 5 बच्चे हैं और उनके 5,000 रुपये तनख्वाह है। अब बताइए उसके खर्च है या नहीं है? कभी मुक्तदी ने सोचा कि इमाम साहब की तनख्वाह कितना होना चाहिए? साउथ के अंदर तनख्वाह 20,000 तो नहीं होती है किसी, यहाँ लगभग 5-6 हज़ार से जायद है नहीं। हमारे शहर के अंदर 5-6 हज़ार 7 हज़ार से तनख्वाह जायद नहीं है। अक्सर मस्जिदों में 5,000 हैं, 2-4 मस्जिद ऐसी है जिसमें से 6-7 हज़ार 8 हज़ार तनख्वाह है, सिर्फ 2-4 मस्जिदें। बाकी अक्सर मस्जिदों में 5,000 हैं और इससे कम भी है, 3,000 भी है, 1,000 भी है, 1,200 भी है, ऐसे भी मस्जिदें हैं यहाँ पर। अब उनसे पूछे कि भैया तू नमाज पढ़ रहा है, ये तेरा आका है, तेरा इमाम है, तेरा रहबर है, इनकी तनख्वाह कितना होना चाहिए? इमाम ऐसा रखिए जो बेबाक तरीके से बात कह सके, तो गलती तो हमारी है। जब हम तनख्वाह देंगे नहीं, अच्छे इमाम रखेंगे नहीं,
और बेबाकी किसे पसंद बेबाकी आएगी? किसे हैं? बेबाकी किसे पसंद आएगी? अगले दिन उसकी छुट्टी कर दी जाएगी इमाम की। जी जी बिल्कुल वही बेबाकी की कहाँ बात होगी? मेरा सवाल ये है कारी साहब आपसे कि अगर इमाम लोग ये बीड़ा उठाएं कि भाई हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, शहर के हॉस्पिटल अच्छे कराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो जागरूकता आएगी या नहीं आएगी? हमने 12 मीटिंग की है, यहाँ के उलमा ने मीटिंग की है, अइम्मा ने मीटिंग की है कि यहाँ पर कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर मकतब खुलने चाहिए। देखिए यहाँ कोई बड़ा आलिम भी तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी आपसे, हसनपुर है, फिर जिक्र 60-65 हज़ार की आबादी का आएगा, जी जी एक अस्पताल है, बाकी प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक बार चैनल पर अपील कर दें कि हॉस्पिटल को डोनेशन दिया जाए, या हसनपुर के जो आवाम हैं उसके लिए 1-1 रुपया भी देंगे, प्रतिदिन तो 60,000 रुपये आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? आप कर सकते हैं ऐसा? जी, मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं अपील करता हूं कि एक कमेटी यहाँ पर संगठन, एक कमेटी बनाया जाए और हर घर से 100 रुपया लिया जाए और फिर एक अस्पताल बड़ा लेवल पर कायम किया जाए। जो मौजूदा अस्पताल है उसको दुरुस्त नहीं किया जाए? जी बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल किया जाए। जो मौजूदा अस्पताल है उसको भी सही करे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई अस्पताल एक ऐसी संगठन की नहीं है जो जैसे कि मेरठ है। मेरठ के अंदर फलाह आम है जो 6-7 हज़ार रुपये में ऑपरेशन हो जाता है। मैंने भी 4-5 कराए हैं। वो एनजीओ का है। एनजीओ का है। इसी तरीके से एक अस्पताल यहाँ भी ऐसा कायम हो। भारत के संविधान में ये गुंजाइश है जी कि आप सरकारी संपत्ति में डोनेशन दे सकते हैं। जी दे सकते हैं। आप तहसील को भी डोनेशन दे सकते हैं, आप कोतवाली को डोनेशन दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल को डोनेशन दे सकते हैं, स्कूल को डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन सब जगह दिया जाएगा, लेकिन साहब जैसे मदरसों में दिया जाता है, जैसे मस्जिद में दिया जाता है, जैसे मंदिर में दिया जाता है। मंदिर वालों से सवाल मैं मंदिर वालों से कर दूंगा। जी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपील करें जी कि भाई जो डोनेशन आप मस्जिद मदरसों को देते हैं, मुस्लिम कम से कम इस बात को भी सोचें कि हमें अस्पताल को और सरकारी स्कूल को भी डोनेशन देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मैं अपील कर रहा हूँ, देना चाहिए। लेकिन सारा जो पैसा आ रहा है पहले उसको तो सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हाँ, इस पर बात करते जी हैं। जी जी तो इस पर क्यों ना जागरूकता फैलाकर आरटीआई लगवा के जवाब लिया जाए? बिल्कुल आवाम को जानकारी हो, बिल्कुल लिया जाए, कैसे लगाई जाए? बिल्कुल लगाई जाए, बिल्कुल लगाई जाए। लेकिन इतनी हिम्मत कौन करेगा? कौन खड़ा होगा इसके लिए? रोकेगा कौन? हाँ रोकेगा कौन? नहीं खड़ा कौन होगा? नहीं रोकेगा कौन? नहीं खड़ा कौन होगा पहले बताइए ना, खड़ा कौन होगा? खड़ी हो जाती है और जनता खड़ी हो जाती है, जानकारी हासिल कर लेती है, तो रोकेगा कौन? भाई आवाम की बात है कि यहाँ पर आवाम, बताइए जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो हमने ये देखा था अगर कोई आगे भी कोतवाली खामोखा अगर किसी को पकड़ कर ले गए हैं तो कोतवाली तक कोई नहीं पहुंचा है। ये अपनी बात मालूम करने के लिए ये डर, ऐसा लगता है डर जबरदस्ती का फैलाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। किस चीज का डर, कैसा डर? हम बात क्यों नहीं करेंगे? देखिए कभी बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री मायावती जी, फिर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी, ये हर दौर में रहा है। कभी हिंदू डरते हैं, कभी मुसलमान डरते हैं। बात ये आती है डर खत्म कहाँ होगा? सरकार तो सत्ता तो आएगी। देखिए कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी। सरकार आने के बाद खौफ बैठाने की कोशिश किया और कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर आए दिन तरह बता, देखिए जो मुद्दा है टीवी पे डिबेट पे जो बैठते हैं जी जी 5-5 हज़ार रुपये लेकर के 2-4 लोगों को और बैठा लेते हैं और वहाँ पर जो एंकर अपनी जलील जलालतपन दिखाते हैं। जी जी। और जो मुद्दा है उसमें तो आप जो किसानों का मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, कहीं डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट किस पे है? रिया चक्रवर्ती पे। डिबेट किस पे है? सुशांत पे। डिबेट किस पे? जो असल मुद्दे है बेरोजगारी है, कारोबार है। मीडिया पर सवाल किया, मैं तो वहाँ कहूँगा, मैं खुला ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ चैनल पर कि गलती भी उस आवाम की है जो उनको देख रहा है। बंद कर दो उनको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए, ब्लॉक कर दो उनको, बिल्कुल बंद करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि ऐसे बिल्कुल ना देखे, क्योंकि जो असल मुद्दा है, अभी ये इलेक्शन आ रहा है, अभी बिहार का इलेक्शन है और इधर उपचुनाव है 2-4 जगह पर। अभी देखिए कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान और मरना उड़ना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल जर गए। यानी डिवाइड करना। यहाँ तरक्की के बुनियाद पर, काम के बुनियाद पर वोट कोई नहीं मांगता। यहाँ पर इसलिए मांगा जाता है वोट कि किसने कितना खून बहाया, कितने कितना मुसलमान को मारा, किसने कितना हिंदू को मारा, किसने कितना दलित को सताया। ये इस मुद्दे पर यहाँ पर वोटे। तो इसलिए सबसे पहले तालीम की ज़रूरत है। सही आपने मुद्दा उठाया, तालीम की ज़रूरत है और तालीम हमारे शहर में कॉलेज की ज़रूरत है सबसे पहले। चलिए हम आपसे थोड़ा सा एक आखिरी सवाल नहीं है, ये अपील करने को कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर अपील करते हैं और आलिम और जितने भी जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपील करते हैं तो असर होता है। आप हसनपुर से पूरे हिंदुस्तान के लिए अपील कीजिए जो दिल में आपके हो। जी, मैं अपील करता हूँ कि सबसे पहले कि खुद भूखा रहिए लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाइए। खुद भूखा रहिए, अपने तालीम
ज़रूर दिलाइए, अपने हिंदुस्तान को बचाइए, टूटने से बचाइए। चलिए देखिए, ये कारी साहब ने एक अपील की है और हमने भी मौका पूरा इसलिए दिया है कि कम से कम ये हमारा जो भारत है ये बेहतर हो सके। हसनपुर से निकली अपील, आप लोगों की मर्जी है कि कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं भारत न्यूज पर दिखा रहे हैं और आप चाहेंगे तो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से ऐसा हो सकता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।